हेलो नमस्कार, वेलकम टू कारगिल न्यूज इंडिया। मैं आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और इसके साथ ही वे राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाएंगे। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों की घोषणा की है। स्ट्रेट हॉर्मज में आग की घटना के बाद खाड़ी तटों के पास कई जहाज लंगर डालकर खड़े हैं। एक भारतीय चीफ इंजीनियर ने बताया कि उनका जहाज कई दिनों से वहीं रुका हुआ है, जिससे चालक दल में चिंता बढ़ गई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 2026 के राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने 5 राज्यों से कुल 6 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच करीब 180 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जिससे हवाई सेवाएं प्रभावित हुई हैं। हालांकि एयर इंडिया एक्सप्रेस ने मस्कट के लिए अपनी उड़ानें जारी रखने की बात कही है। कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों के बाद लोगों की आवाजाही और सार्वजनिक जमावड़े पर पाबंदियां अब भी लागू हैं। यह प्रतिबंध 2 मार्च को लगाए गए थे, जब अयातोल्ला अली खमेनेई की हत्या के विरोध में घाटी में प्रदर्शन शुरू हो गए थे। अमेरिका द्वारा ईरानी युद्धपोत IRIS पर हमले के बाद ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि इस कार्रवाई के लिए अमेरिका को कड़वा पछतावा होगा। बताया जा रहा है कि अमेरिकी पनडुब्बी के हमले में यह जहाज श्रीलंका के दक्षिणी तट के पास हिंद महासागर में डूब गया। ईरान ने इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर नए हमले किए हैं, जबकि इजराइल ने लेबनान में और हवाई हमले तेज कर दिए हैं। तेहरान ने पश्चिम एशिया के सैन्य और आर्थिक ढांचे को तबाह करने की चेतावनी दी है, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है और वैश्विक वित्तीय बाजार भी प्रभावित हुए हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ से सांसद फूलो देवी नेताम को दोबारा उम्मीदवार बनाया है। फूलो देवी नेताम बस्तर के आदिवासी क्षेत्र कोंडागांव जिले से आती हैं। एनवीडिया के CEO जेनसन हुएंग ने कहा है कि कंपनी फिलहाल ओपनएआई में $100 अरब का निवेश नहीं कर पाएगी। उन्होंने बताया कि संभावित IPO और अन्य कारणों की वजह से इतना बड़ा निवेश करना अभी संभव नहीं है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हरियाणा से राज्यसभा चुनाव के लिए दलित नेता करमवीर बौद्ध को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। कांग्रेस का कहना है कि इस फैसले से हरियाणा इकाई में सामाजिक संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद के लिए अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल स्वीकार्य नहीं है। दक्षिण वजीरिस्तान के वाना इलाके के दौरे के दौरान उन्होंने सुरक्षा स्थिति और सैन्य तैयारियों की समीक्षा की। चाइना ने वैश्विक और घरेलू अनिश्चितताओं के बीच अपने आर्थिक विकास का लक्ष्य घटाकर 4.5% से 5% कर दिया है। पिछले वर्ष चीन की अर्थव्यवस्था लगभग 5% बढ़कर $20 ट्रिलियन तक पहुंची, जिसमें मजबूत निर्यात का बड़ा योगदान रहा, जबकि घरेलू खपत धीमी बनी रही। मॉर्क कार्नी ने कहा कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को बड़ी शक्तियों के प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान कार्नी ने निवेश बढ़ाने और दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत करने पर जोर दिया। पुसापति अशोक गजपति राजू ने कहा कि राज्यपालों को विधेयकों की जांच उचित समय के भीतर करनी चाहिए। उन्होंने यह बात पणजी स्थित लोक भवन में पत्रकारों के एक प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के दौरान कही। एस जयशंकर ने कहा कि इंडिया म्यांमार के नेतृत्व में चल रही शांति प्रक्रिया का समर्थन करता है। उन्होंने यह बयान म्यांमार में सैन्य समर्थित पार्टी की चुनाव जीत के 1 महीने बाद दिया। इजराइल ईरान तनाव के बीच भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 4 मार्च को खाड़ी देशों के लिए 58 उड़ानें चलाने की योजना बनाई है। इन उड़ानों का उद्देश्य क्षेत्र में फंसे यात्रियों को वापस लाना और यात्रा बाधित होने से प्रभावित लोगों की मदद करना है। इंडिया ने उन दावों को खारिज कर दिया है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए भारतीय बंदरगाहों का इस्तेमाल किया। वहीं सैयद अब्बास अरागची ने चेतावनी दी है कि ईरानी युद्धपोत IRIS पर हमले के लिए अमेरिका को कड़वा पछतावा होगा। ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि देश ने अभी तक नया सुप्रीम लीडर नहीं चुना है।
भारत ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खamenei की हत्या पर शोक जताया है। वहीं विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ईरान दूतावास जाकर संवेदना व्यक्त की। इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से फोन पर बातचीत कर पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चर्चा की। राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने नीतीश कुमार के फैसले पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या अब बिहार पर भारतीय जनता पार्टी का नियंत्रण होगा। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने आरोप लगाए कि इंडिया नेशनल कांग्रेस चाहती है कि भारत ईरान का अंधाधुंध समर्थन करे, जबकि चीन भी तेहरान से दूरी बना रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति राष्ट्रीय हित और नागरिकों की सुरक्षा के आधार पर तय होनी चाहिए, न कि कांग्रेस की पुरानी विचारधारा के दबाव में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया और यूक्रेन में जारी संघर्ष को जल्द खत्म करने की अपील की है। यह बयान उन्होंने अलेक्जेंडर स्टब के साथ हुई व्यापक बातचीत के बाद दिया, जो 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। भारत ने उन दावों को सख्ती से खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया था कि अमेरिका ईरान पर हमले के लिए भारतीय बंदरगाहों का इस्तेमाल कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को फेक और पूरी तरह गलत बताते हुए कहा कि ऐसी खबरें भ्रामक और निराधार हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए प्रगति और विकास नाम के मैस्कॉट का अनावरण किया और 4 डिजिटल टूल्स का सॉफ्ट लॉन्च किया। सरकार के अनुसार ये मैस्कॉट महिलाओं और पुरुषों की समान भागीदारी का प्रतीक है, जो 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को दर्शाते हैं। ईरान इजराइल युद्ध के बीच एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने कहा है कि देश ने अभी तक नया सुप्रीम लीडर नहीं चुना है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने चेतावनी दी कि युद्धपोत IRIS पर हमले के बाद अमेरिका को इसका कड़ा अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।